हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। बच्चों, द्रव्यमान केंद्र हम पढ़ रहे हैं। एक वीडियो हम कर चुके हैं। पहली वीडियो में बच्चों हमने ये देखा कि जब द्रव्यमान कहीं कहीं बिंदुओं के रूप में रखा होता है, पूरी जगह में नहीं फैला होता है, तो ऐसे निकाय को हम विविक्त द्रव्यमान निकाय कहते हैं। और हमने ऐसे निकाय का द्रव्यमान केंद्र निकालना सीखा पिछले वीडियो में, जहाँ हमने फॉर्मूला पढ़ा RCM बराबर M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। फिर अपने XCM, YCM, ZCM की बात की थी। आज की वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे कि क्या हो अगर द्रव्यमान पूरी जगह में फैला हुआ हो। ऐसा ना हो कि यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है और बीच में खाली है। ना, हर जगह द्रव्यमान फैला हुआ है, जैसे कि हमारा बोर्ड है। क्या इसमें कहीं ऐसा है कि यहाँ द्रव्यमान है फिर यहाँ खाली हो गया हो? आप कहेंगे नहीं, पूरे में द्रव्यमान फैला हुआ है। ऐसा निकाय जिसमें द्रव्यमान पूरे में फैला हुआ हो सतत द्रव्यमान निकाय कहते हैं। और आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं बच्चों कि कैसे हम सतत द्रव्यमान निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का वीडियो। और आज का वीडियो अगर आपको समझना है तो पहला वीडियो आपको अच्छे से देखना चाहिए, अच्छे से उसको समझना चाहिए, क्योंकि वही बेसिक है, वहीं से हम आगे बढ़ाएंगे चीजों को। मैंने कहा ठीक, आपने कहा ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। और हेडिंग लगाने से पहले हम बात करते हैं बच्चों पिछले वीडियो की। मैंने कहा मान लेते हैं कि हमारा कोई निकाय है, ये x अक्ष है, y अक्ष है और बाहर की तरफ z अक्ष है। और मैंने कहा इसमें बहुत सारे द्रव्यमान है, M1, ये हमारा M2, ये हमारा M3। मैंने कहा बहुत सारे हैं, मैंने मान लिया n कण है, n द्रव्यमान है, तो मैंने इसको Mn नाम दे दिया। ये बच्चों स्थिति सदिश बनेगा पहले का, तो हमने इसको R1 बोल दिया। ये स्थिति सदिश बनेगा दूसरे का, हमने इसको R2 बोल दिया। ये स्थिति सदिश बनेगा तीसरे का, हमने इसको R3 बोल दिया। ये स्थिति सदिश बनेगा n वाले का, हमने इसको Rn बोल दिया। आपने कहा ठीक है। मान लेते हैं कि इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र ये है, और अगर मैं इसको मिला दूं तो ये बनेगा RCM। क्या बनेगा? RCM। तो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे RCM लिख के दिखाओ, तो आप एकदम से मुझे बताओगे कि भैया हमने RCM लिखना सीखा था। क्या लिखा था? M1R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3। कितनी बार लिखते थे? जितने ये कण हैं। 2 कण होते थे 2 तक जाते थे, 3 होते थे तो 3 तक जाते थे। अब हमारे पास n कण हैं। इस डॉट डॉट करने का मतलब इंग्लिश में बोलते थे बच्चों एंड सो ऑन, मतलब हम बढ़ते जाएंगे और लास्ट में हम Mn Rn के पास पहुंचेंगे। और बटे में हम लिखते थे M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन अप टू Mn। हम Mn तक जाएंगे। ये फॉर्मूला है। कब लगाते हैं इस फॉर्मूला को? जब द्रव्यमान कहीं कहीं रखे हुए, हर जगह ना फैले हुए हो, मतलब हमारा निकाय विविक्त होना चाहिए। आपने कहा ठीक। मैंने कहा बच्चों हमने में 3 भी लिखे थे, XCM, YCM, ZCM। आपने कहा हाँ वे भी हमें आते हैं। मैंने कहा लिख के बताओ। आपने लिखा XCM बराबर M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 एंड सो ऑन अप टू Mn Xn। और बटे में हमने लिखा बच्चों M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन अप टू Mn। आपने कहा ठीक है। YCM लिखो, YCM भी लिख देंगे M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 प्लस एंड सो ऑन अप टू Mn Yn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस एंड सो ऑन अप टू Mn। ऐसे ही आप ZCM भी लिख देंगे। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप खुद इसको लिख सकते हैं। हमें कहा गया बच्चों, मैथ्स ने हमें कहा कि भाई इतनी मेहनत मत करो, जितनी तुम मेहनत कर रहे हो कि इतना लिखना पड़ रहा है तुम्हें, इतनी मेहनत मत करो। इसको आराम से शॉर्ट तरीके से लिखना सिखाता हूं मैं मतलब मैथ्स कहता है इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इसको शॉर्ट में लिखो। और उन्होंने हमें एक सिंबल दिया जिसको हमने बोला बच्चों सिग्मा या समेसन। इसको सिग्मा बोलते हैं और इसका काम होता है समेसन, मतलब जोड़ करना। इसने कहा अगर आपको जोड़ करना है, किसका जोड़ करना है? आपने कहा MR का, M1 R1 M2 R2 M3 R3। देखो हर जगह MR है, MR है, MR है। ये कह रहा है आराम से MR लिखो। ठीक है, भाग करो। नीचे भी जोड़ कर रहे हैं, इसने कहा नीचे भी समेसन लिखो। किसका जोड़ कर रहे हैं? M का, तो यहाँ M लिख दो। लेकिन ये कह रहा है कि देखो यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3 है, मतलब चीजें बदल रही हैं। तो आप यहाँ लिखो
आई और यहाँ आई, दोनों जगह आई लिखना है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि दोनों जगह 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, अलग अलग होता तो यहाँ आई लिख देता, यहाँ जे लिख देता मैं। ऐसे ही नीचे भी देखो आई लिख दूंगा और कहूंगा कि आई का मान 1 से शुरू हुआ है और आई का मान n तक जाएगा। ऐसे ही नीचे भी आई का मान 1 से शुरू हुआ है और n तक जाएगा। ये हमें RCM लिखने का शॉर्ट तरीका बताया गया मैथ्स के द्वारा, कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, ऐसे लिखो। क्या बोलते हैं इसको? समेशन। समेशन का काम है जोड़ना। कैसी चीजों को जोड़ना? जो अलग अलग रखी हुई है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ऐसी चीजों को जोड़ने के लिए हम समेशन का सिंबल यूज कर लेते हैं, हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा ये बताना लिख के, आपने कहा भैया ये तो हम अपने आप लिख देंगे हम। आपने कहा समेशन mx बटे समेशन m। अच्छा, पैरों में आई आई, यहां भी आई। आई का मान कहां से जाएगा? 1 से n तक। आई का मान 1 से कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। मैंने कहा इसको लिख दोगे? आपने कहा लो लिखो। क्या लिखोगे? m y अपॉन m। आपने कहा पैरों में लिखो आई, पैरों में लिखो आई। आई का मान जाएगा 1 से n तक, आई का मान जाएगा 1 से n तक। मैंने कहा जेड से m लिखना, आपने कहा लो से लिखो mz अपॉन इंटीग्रेशन m। आई आई पैरों में लिखो और आई का मान जाएगा 1 से n तक, आई का मान जाएगा 1 से n तक। ये शॉर्ट तरीका है बच्चों इनको लिखने का। आपने कहा भैया सीख तो हम गए, फायदा क्या है इस चीज का? मैंने कहा फायदा अब समझ आएगा जब मैं आपको सतत द्रव्यमान निकाय पढ़ाऊंगा। ठीक है, 2 3 लिखने तो सिखा दिए थे, यहाँ n द्रव्यमान है तो उनको भी लिखना सिखा दिया। आप इसको नोट कर सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगी इसकी। अब हेडिंग लगाइए आप सब लोग, सतत द्रव्यमान निकाय का द्रव्यमान केंद्र। सतत द्रव्यमान निकाय का द्रव्यमान केंद्र। चलिए बच्चों हेडिंग लगा लीजिए, सतत। सतत का मतलब होता है बच्चों कॉन्टिन्यूअस, लगातार। सतत द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान लगातार बिखरा हुआ है। द्रव्यमान निकाय का द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा बच्चों कि मैं ना यहां वही ऐसे ही बना रहा हूं, ये x है, y है और बाहर की तरफ z है, और ये हमारे पास कोई वस्तु है। पिछली बार क्या था बच्चों कि द्रव्यमान यहां था m1, फिर m2 यहां था, m3 यहां था, फिर m4 यहां था, बहुत सारे थे लेकिन अलग अलग थे, अलग अलग। लेकिन अब की बार यहां सारे में द्रव्यमान है, सारे में द्रव्यमान बिखरा हुआ है ऐसे। कहीं भी ऐसी जगह नहीं छूटी हुई है जहां द्रव्यमान नहीं है। द्रव्यमान लगातार बिखरा हुआ है, सतत रूप से बिखरा हुआ है, इसलिए हम इसको सतत द्रव्यमान निकाय कहते हैं। ऐसे निकाय का द्रव्यमान केंद्र कैसे निकाला जाए? आपने कहा भैया अब तक तो आपने हमें ये सिखाया है कि जब बहुत सारे द्रव्यमान हो तो फॉर्मूला लगा दो m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3, है ना। लेकिन यहाँ m1 m2 m3 तो है ही नहीं, यहाँ तो लगातार m है। मैंने कहा यही तो इसकी खासियत है। अब बच्चों जब भी सुनना ध्यान से जो मैं बताने वाला हूँ, जब भी आपको सतत निकाय मिले, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे और हर एक छोटे हिस्से को dm बोल लेंगे। ये बड़ा द्रव्यमान है, मान लेते हैं इस पूरे निकाय का द्रव्यमान m है, तो मैं क्या करूंगा इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ूंगा। ये क्या है? छोटा सा dm। ये क्या है? छोटा सा dm। ये क्या है? ये भी dm है। ये क्या है? ये भी dm है। मैंने कहा ये क्या है? ये भी dm है। कितने dm बनेंगे ऐसे? आप कहोगे भैया ऐसे तो लाखों करोड़ों बना देंगे इसमें। मैंने कहा हाँ, इनकी कोई गिनती नहीं है, अनंत हिस्से बनेंगे छोटे छोटे, जिसको हम dm बोल लेंगे। हमने कहा ठीक। मैंने कहा इसको मिलाओ, इसको यहाँ। आपने कहा मिला दो। ये कौन है भाई? हमने कहा ये r1 है। r1 मतलब इस dm का स्थिति सदिश। मैंने कहा इसको मिलाओ। ये क्या है भाई? आपने कहा ये r2 है, इस dm का स्थिति सदिश है। अच्छा जी। मैंने कहा ये है r3। मैंने कहा ये का है r4।
मैं ये है R5। ऐसे कितने बनेंगे? ऐसे लाखों करोड़ों बनेंगे। और मैं मान लेता हूं कि इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र ये है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। और जब मैं इसको यहां मिलाऊंगा तो ये बनेगा RCM। क्या बनेगा? RCM। मैंने आपसे कहा अब कि मुझे RCM लिख के दिखाओ। आपने कहा लिखते हैं। और जैसे ही आप इसको लिखने बैठे आपके मन में आया कि भाई वो वैसे लिखते हैं, चलो M1 R1 M2 R2 प्लस M3 R3, लेकिन यार यहाँ M तो है ही नहीं, यहाँ तो सारे DM है। मैंने कहा क्या दिक्कत है, लिखो। M1 की जगह कौन है? DM है, DM। और वहाँ कौन है? R1। आपने कहा बहुत बढ़िया, DM R1। दूसरा DM R2, यहाँ था M1 M2 M3, यहाँ सारे DM हैं। और मैंने कहा तीसरा DM R3 एंड सो ऑन। और ये कहां तक जाएगा? आपने कहा ये तो अनंत तक जाएगा, इसमें तो हमें पता ही नहीं कि है कितने हैं। वहां तो पता था कितना, वहां n थे, अभी जो किया यहां पता ही नहीं है कितने हैं। तो हमने कहा ये अनंत तक जाएगा। और बटे में क्या आता था? आपने कहा भैया बटे में आता था M1 प्लस M2 प्लस M3, यहाँ आएगा DM प्लस DM प्लस DM प्लस एंड सो ऑन। और ये अनंत तक चलता जाएगा। आपने कहा ठीक है, लिख दिया हमने, कोई नई चीज यूज की है? नहीं। अगर आपने वो ना सीखा होता n कणों वाला तो दिक्कत होती, यहां दिक्कत नहीं है। जैसे मैथ्स ने हमें अभी इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका सिखाया था, समेशन। समेशन तब यूज करते हैं बच्चों जब द्रव्यमान या कुछ भी चीज अलग अलग बिखरी हुई हो, कुछ यहां है, कुछ यहां है, कुछ यहां है, सारी फैली हुई नहीं है। लेकिन जब ऐसे बिखरा हुआ हो और हर जगह हो, ऐसा नहीं है कि कहीं गायब है, तब हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। मैथ्स कहता है आप इसको लिखने में मेहनत मत करो, आप सिंपल लिखो इंटीग्रेशन किसका? DM का। साथ में कौन है? R वेक्टर अपॉन नीचे किसका इंटीग्रेशन करो? DM का। आपने कहा भैया वो RI भी लिखना है क्या, जैसे वहां लिख रहे थे I1 से लेके N तक? मैंने कहा ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है। वो काम हम समेशन में करते हैं जब हमें पता होता है कि यहां से यहां तक हमें जोड़ना है। ठीक है, हम कह देते हैं कि I की वैल्यू यहां से यहां तक जाएगी, लेकिन यहां तो पता ही नहीं कहां तक जाएगी। बच्चों यहां आपको पता है इंटीग्रेशन में हम यूज करते हैं लिमिट्स। मतलब जब हम DM बनाएंगे, भाई DM कहीं ना कहीं तो शुरू में बनेगा। अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना आगे फिर और ज्यादा समझ आएगा। तो हम कहेंगे कि ये यहां से यहां तक जोड़ दो उसको, मतलब लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जोड़ दो। हमें लिमिट डालनी आती है। और बच्चों यही हमारा फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा अच्छा करके हम लिख देते हैं। ये फॉर्मूला बनेगा हमारा RCM का इंटीग्रेशन RDM अपॉन इंटीग्रेशन DM। क्या आपको पता है कि जब मैं सारे DM जोड़ूंगा, सारे DM, क्या ये सारा द्रव्यमान ही आ जाएगा? क्योंकि हमने इस पूरे द्रव्यमान को छोटे छोटे हिस्सों में जोड़ा है, तोड़ा है। जब मैं सारे छोटे छोटे हिस्से को जोड़ दूंगा तो मुझे पूरा द्रव्यमान मिल जाएगा। इसलिए कई बार हम इसे कैपिटल M लिख देते हैं, क्योंकि इसका टोटल द्रव्यमान हम M मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? M। तो देखो कितना बढ़िया फॉर्मूला है, RCM बराबर इंटीग्रेशन RDM। ये कब लगेगा? जब द्रव्यमान सतत रूप से बिखरे होंगे। बच्चों लगाने को उसको कहीं भी लगा सकते हैं, डिस्क्रीट में भी लगा सकते हैं, मतलब जहां अलग अलग रखे हों। लेकिन आप कोशिश करना आप इसे वहीं लगाएं जहां द्रव्यमान सतत रूप से बिखरा होगा। मैंने कहा आपसे वो XCM लिख के दिखाओ, YCM लिख के दिखाओ, ZCM लिख के दिखाओ। आपने कहा अब हमें दिक्कत नहीं है, हम लिखेंगे XCM बराबर यहां आएगा XDM अपॉन M। M क्या है? पूरी बॉडी का द्रव्यमान। मैंने कहा अच्छा YCM क्या होगा? आपने कहा इंटीग्रेशन, R था तो R आया, X था तो X, तो लिखेंगे YDM अपॉन कैपिटल M। आप बच्चों इसको हटा के यहाँ ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन DM। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कभी तुम सोचो कि ऐसे नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, मैंने कहा इंटीग्रेशन DM। ZCM लिखो, आपने कहा ZCM लिखेंगे ZDM अपॉन इंटीग्रेशन DM। ये हमने लिखना सीखा। RCM लिखा, देखो वेक्टर लगाया है, इनके ऊपर वेक्टर नहीं लगाने चाहिए क्योंकि X, Y और Z इस R के ही 3 घटक हैं। ये X का घटक है, ये Y का घटक है और ये Z का। और हमें इनकी डायरेक्शन पहले से ही पता है कि ये X अक्ष में ही होने वाला है, तो क्यों बताए डायरेक्शन भाई हम? आपने कहा ठीक है। बच्चों हमने इतना सीख लिया, अगर आपको इतना समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन इतना ही सीखना काफी नहीं है, आपको इन चीजों का मतलब पता होना चाहिए। मैं इस XCM को यहां लिख रहा हूं दोबारा से, XCM बराबर इंटीग्रेशन
एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। सारी चर्चा करेंगे 2 मिनट के लिए इस पे अब, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये x क्या है, dm क्या है। आप कहोगे भैया इस dm का मुझे पता है कि ये dm ना, हम बॉडी में जाएं, जब बॉडी हमें कैसी दिखेगी, जब हमें वस्तु कैसी दिखेगी जिसमें द्रव्यमान फैला हुआ है, हर जगह है, उसमें मैं कहीं जाके ना वहाँ छोटा सा हिस्सा काट लूंगा, dm छोटा सा द्रव्यमान, जैसे ये छोटा सा हिस्सा काटना। मैंने कहा अच्छा चलो ये तो पता चल गया आपको कि ये जो dm है ना, ये क्या है, ये एक छोटा सा द्रव्यमान है, छोटा सा द्रव्यमान। ठीक है, आपने कहा ठीक है। मैंने कहा ये क्या है, x। आपने कहा x ये है कि ये x घटक है। आपने कहा x घटक मतलब ये, जैसे हम RCM निकालते हैं ना, तो हम r को ये बोलते थे, इस r को हम क्या बोलते थे कि ये इस dm का स्थिति सदिश है, ये r। चलो यहां बात कर लेते हैं कि ये r क्या है, dm का स्थिति सदिश, dm का स्थिति सदिश। तो मैंने ये पूछा आपसे कि ये x क्या है, तो आपने कहा द्रव्यमान, सॉरी dm का, द्रव्यमान का नहीं, द्रव्यमान केंद्र का नहीं, dm का x घटक है। dm का क्या है, x घटक। मैंने पूछा y क्या है, आपने कहा ये द्रव्यमान dm का, जो छोटा सा द्रव्यमान हमने लिखा है उसका y घटक है। ये आपको अभी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जैसे ही करना शुरू करेंगे आपको आसान लगेगा। मैंने पूछा z क्या है, आपने कहा ये dm का z घटक है, dm का क्या है, z घटक। ठीक है, अभी हम करेंगे और चीजें क्लियर होंगी। मैंने कहा आप इतने को नोट करेंगे, इस सब को नोट करेंगे और ये सारे फॉर्मूला आप लिख लो। ठीक है, चलिए मैं इसको उठा रहा हूं बच्चों, आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि ये जो द्रव्यमान सतत रूप से बिखरा हुआ है, इसको बच्चों द्रव्यमान वितरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान वितरण। आप इसको लिखना चाहे लिख लेना, वरना याद रख लेना बस, क्योंकि एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा द्रव्यमान वितरण, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन, हमने मास को बांट दिया। बच्चों हम मास को ना 3 तरीके से वितरित कर सकते हैं। मान लो आपके हाथ में कुछ सामान है, मान लो आपके हाथ में मिट्टी है, मैंने कहा इस मिट्टी को ना बिखरा दो। आपको ये द्रव्यमान बिखराने के 3 तरीके हैं आपके सामने, कि आप इस द्रव्यमान को एक रेखा पे वितरित कर दो। अगर आपने इसको रेखा पे डाल दिया तो आप इसको बोलेंगे रेखीय द्रव्यमान वितरण। इसको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं जल्दी से, फिर आप इसको लिख लेना। अगर हमने द्रव्यमान को एक रेखा पे बांट दिया, ऐसे इस रेखा के ऊपर आपने डाल दिया, रेखा बिल्कुल सीधी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है कि रेखा सीधी हो। ऐसे अगर कोई रेखा है बच्चों, रेखा है ये भी रेखा, इसको बस सरल रेखा बोलते हैं, जो सीधी होती है उसको सरल रेखा। मान लो आपने वो मिट्टी इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके डाल दी, तो आप इसको कहोगे रेखीय द्रव्यमान वितरण। ऐसे ऐसे करके डाल दी तो आप कहोगे रेखीय द्रव्यमान वितरण। हो सकता है आपके सामने कागज का टुकड़ा हो, आपने उसके कागज के टुकड़े के ऊपर बिल्कुल बिखरा दिया। ऐसे वितरण को बोलते हैं बच्चों पृष्ठीय द्रव्यमान वितरण। पृष्ठीय, पृष्ठ के ऊपर डालना आपने, पृष्ठ के ऊपर। आपके सामने ऐसे कोई मेज है, मेज का जो ऊपर जहां आप किताब रख के पढ़ते हो उसके ऊपर आपने ऐसे बिखरा दिया द्रव्यमान को, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पृष्ठीय द्रव्यमान वितरण। हो सकता है बच्चों आपके पास कोई बर्तन हो, जैसे गिलास है, और आपने वो सारी मिट्टी उस गिलास के अंदर डाल दी, तो आप इसको कहोगे आयतन द्रव्यमान वितरण। आयतन द्रव्यमान वितरण। तो आपसे कोई पूछे कि आप द्रव्यमान को, बच्चों ये आपको क्लास 12 के पहले चैप्टर में पढ़ना है, वहां आवेश को बांटेंगे हम, वहां हम बोल लेंगे रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। मतलब यहां सीख लोगे तो 12th के लिए आसानी हो जाएगी। मैंने कहा द्रव्यमान को कितनी तरीके से हम वितरित कर सकते हैं, बांट सकते हैं, फैला सकते हैं। आपने कहा 3 तरीके से, किसी रेखा के ऊपर, किसी पृष्ठ के ऊपर, किसी आयतन के ऊपर। अगर रेखा के ऊपर बांटेंगे, फैलाएंगे, तो हम उसको बोलेंगे रेखीय द्रव्यमान वितरण। किसी पृष्ठ के ऊपर डाल देंगे तो पृष्ठीय द्रव्यमान वितरण। किसी आयतन के अंदर डाल देंगे तो हम बोलेंगे आयतन द्रव्यमान वितरण। आपने कहा भैया ये हमें याद हो जाएगा, हम लिख भी नहीं रहे हैं इसको। मैंने कहा लिखने की जरूरत नहीं है। इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये अगर नोट करना चाहो ये नोट कर लेना। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रेखा है, मैंने अभी बताया कि वो रेखा बिल्कुल सीधी हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस रेखा की लंबाई में मान लेता हूं टोटल लंबाई L है,
और हमने इसके ऊपर द्रव्यमान डाल दिया बच्चों ऐसे करके, और हमने इसके ऊपर कुल द्रव्यमान डाला है m, या स्मॉल m बोल लिख लेते हैं। कितना द्रव्यमान डाला हमने? m पूरे के ऊपर। तो मैंने कहा अगर मैं इस रेखा का एक छोटा सा हिस्सा ले लूं, छोटा सा हिस्सा, क्योंकि ये पूरी रेखा L है तो इस रेखा का छोटा सा हिस्सा dl होगा। आपने कहा हाँ, अगर रेखा का छोटा सा हिस्सा है तो इसमें द्रव्यमान भी छोटा सा होगा। मैंने कहा हाँ। तो बच्चों अगर मैं इस dm को इस dl से भाग कर दूं, मतलब जो द्रव्यमान हमने छोटा सा लिया है उसको छोटी सी लंबाई से भाग कर दूं, तो इसको हम लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैम्डा। अब इनके नाम भी बताऊंगा मैं, ठीक है, परिभाषा भी बता दूंगा, लिख लेना अगर लिखना चाहते हो। मैंने कहा ठीक है, ये हमें समझ आ गया। मैंने कहा मान लो ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल a है। कितना है? a। और हमने इसके ऊपर कुल द्रव्यमान m बिखराया है। कितना द्रव्यमान बिखराया? m। मैंने कहा इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल मैंने निकाला। कितना छोटा सा क्षेत्रफल? dA। और इसके अंदर जो द्रव्यमान है वो है हमारा dm। और अगर मैं इस dm को इस dA से भाग कर दूं तो इसको बच्चों हम सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा। नाम बताऊंगा, इनकी परिभाषा भी बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये ही है, ठीक है। आपने कहा कि अगर कोई वॉल्यूम है, किसी बर्तन के अंदर आपने डाला है और उस बर्तन का जो आयतन है, आयतन वो v है, और इसमें आपने कुल द्रव्यमान m डाला है, और आप इसके अंदर का छोटा सा द्रव्यमान निकाल लें। कितना? dm। और ये कितने आयतन में है? dv में। तो अगर मैं इस dm को dv से भाग कर दूं, छोटे से द्रव्यमान को छोटे से आयतन से भाग कर दूं, तो हम इसको रो बोलते हैं बच्चों, रो। ठीक है, ये है क्या? मैंने कहा ये बड़ी काम की चीज है, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों रेखीय द्रव्यमान घनत्व। रेखीय द्रव्यमान घनत्व, ये रेखा के ऊपर फैला हुआ है इसलिए इसको रेखीय द्रव्यमान घनत्व बोलते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व। और इसको बोलते हैं बच्चों आयतन द्रव्यमान घनत्व। क्या बोलते हैं? आयतन द्रव्यमान घनत्व। सबसे पहले तो आप याद करो कि तीन तरीके से द्रव्यमान को फैलाया जा सकता है, तो तीन तरीके के ही घनत्व होंगे। रेखा के ऊपर फैलाया है तो रेखीय द्रव्यमान घनत्व, और फॉर्मूला बनेगा लैम्डा बराबर dm बटे dl, छोटा सा द्रव्यमान बटे छोटी सी लंबाई। क्षेत्र पृष्ठ पे फैलाएंगे छोटा सा द्रव्यमान बटे छोटा सा क्षेत्रफल, आयतन में फैलाएंगे छोटा सा द्रव्यमान बटे छोटा सा आयतन। लैम्डा बराबर dm बटे dl, सिग्मा बराबर dm बटे da, रो बराबर dm बटे dv। बच्चों परिभाषा इसकी ऐसे लिखी जाती है, एकांक लंबाई में फैले हुए द्रव्यमान को रेखीय द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। मतलब ये लिख सकता हूं मैं शॉर्ट में कि जो द्रव्यमान एकांक लंबाई में फैला हुआ है, एकांक लंबाई में, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल में अगर मैं इसे एकांक भाई आपको पता है परिभाषा लिखते हम देखते हैं कि अगर मैं इसको 1 कर दूं तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा? dm के। इसका मतलब जो रेखीय द्रव्यमान घनत्व है लैम्डा, वो उस द्रव्यमान के बराबर है जो एकांक लंबाई में फैला हुआ है। अगर मैं इस dA को 1 रख दूं तो सिग्मा किसके बराबर आ जाएगा? dm के। तो मैं कहूंगा जो पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व है ये उस द्रव्यमान के बराबर है जो एकांक क्षेत्रफल में है। द्रव्यमान जो एकांक क्षेत्रफल में, ऐसे लिख लेना, एकांक लंबाई में फैले हुए द्रव्यमान को रेखीय द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में वितरित द्रव्यमान को पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में वितरित द्रव्यमान को आयतन द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। परिभाषाएं नहीं पूछेंगे आपके एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में तो ये दिखाई भी नहीं देंगे आपको, ये स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं है। लेकिन इतने आसान है, आप इनको याद कर सकते हैं कि लैम्डा dm बटे dl है, क्योंकि लंबाई है तो dl आ गया, क्षेत्रफल है तो d आ गया, द्रव्य आयतन है तो dv आ गया। तो मैं यहां से एक बात आपको बता सकता हूं कि यहां से जो dm आएगा, dm वो आ जाएगा लैम्डा dl। देखो ध्यान से, dm जो है वो कितना आ जाएगा? लैम्डा dl। यहां से जो dm आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा da। आपने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। और यहां से जो dm आएगा वो आएगा रो dv, ठीक है, हाँ जी। और बच्चों अगर ये लैम्डा मतलब रेखीय द्रव्यमान घनत्व
एक समान हो, ये सिग्मा पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व एक समान हो, ये रो आयतन द्रव्यमान घनत्व एक समान हो, तो मैं इनका इंटीग्रेशन करके, क्या करके, इंटीग्रेशन करके, मैं डीएम का इंटीग्रेशन जब करूंगा तो मुझे कुल द्रव्यमान मिल जाएगा। आपने कहा ठीक, कुल द्रव्यमान कितना था, m था। जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा और ये नियतांक होगा, और नियतांक किससे बाहर आ जाते हैं, इंटीग्रेशन से, तो ये लैम्डा आ जाएगा, और dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा l, तो लैम्डा का फॉर्मूला आ जाएगा m/l, मतलब कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई। लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करेगा, ये केवल तब काम करेगा जब लैम्डा एक समान हो। लैम्डा कैसा हो, एक समान। ये हमेशा काम करेगा, ये या ये हमेशा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तभी काम करेगा जब लैम्डा एक समान हो। इसी तरीके से मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो m आ जाएगा, सिग्मा बाहर आ जाएगा, dA का इंटीग्रेशन a आ जाएगा, तो सिग्मा का आ जाएगा फॉर्मूला m/a, मतलब कुल द्रव्यमान बटे कुल क्षेत्रफल, कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई। ऐसे ही यहां से ये जो रो आएगा, कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन आएगा। आप इनको याद कर लेना, कहीं लिख लेना, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद है मुश्किल नहीं लगे होंगे, आसानी से आपको समझ आ गए होंगे। 3 तरीके के घनत्व पढ़ेंगे हम, रेखीय द्रव्यमान घनत्व, पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व और आयतन द्रव्यमान घनत्व। जब लंबाई के ऊपर बिखरा होगा तो हम कहेंगे कि हाँ रेखीय द्रव्यमान घनत्व लगेगा। क्षेत्रफल के ऊपर बिखरा होगा तो आप कहेंगे कि यहाँ पृष्ठीय आवेश द्रव्यमान घनत्व लगेगा। और जब किसी आयतन के अंदर द्रव्यमान होगा तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ आयतन द्रव्यमान घनत्व लगाएंगे। रेखीय वाला होता है लैम्डा, पृष्ठीय वाला होता है सिग्मा, और आयतन वाला होता है रो। जो लैम्डा होता है वो होता है dm/dl, सिग्मा जो होता है वो होता है dm/dA, और जो रो होता है वो होता है dm/dV। छोटा सा द्रव्यमान छोटी सी लंबाई, छोटा सा द्रव्यमान छोटा सा क्षेत्रफल, छोटा सा द्रव्यमान छोटा सा आयतन। और अगर ये लैम्डा, सिग्मा और रो सब एक समान है, बदल नहीं रहे हैं, तो हम लैम्डा को बोल सकते हैं कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई, सिग्मा को बोल सकते हैं कुल द्रव्यमान बटे कुल क्षेत्रफल, रो को बोल सकते हैं कुल द्रव्यमान बटे कुल आयतन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं बच्चों द्रव्यमान केंद्र निकालना, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसको शुरू करते हैं। अब हम सीखेंगे कि यार ये जो सतत द्रव्यमान वाली वस्तुएं होंगी इनका द्रव्यमान केंद्र कैसे निकाला जाता है। कल बच्चों मैंने आपको कहा था कि एक समान छड़ किसको बोलते हैं, पतली सी डंडी लो, पतली सी बिल्कुल, जो सिर्फ लंबाई हो, जिसकी कोई ज्यादा मोटाई ना हो, ऐसा नहीं इतनी मोटी, बोल पतली सी, उसको हम बच्चों छड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छड़। और हम चाहते हैं कि हम इसी छड़ का द्रव्यमान केंद्र निकाल लें, और हमारे सिलेबस में है, ये क्लास 11th के सिलेबस में है। आपको मैं समझाता हूं, बड़ा आसान है। और बच्चों यहां से आपके कॉन्सेप्ट बनने शुरू होंगे। अगर आप सिर्फ क्लास 11th के लिए पढ़ना चाहते हैं, मतलब 11th के लिए पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो में बस ये लास्ट टॉपिक देखना, इससे आगे देखने की जरूरत नहीं है, जो मैं छड़ वाला करा रहा हूं। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं आज की पहली, मतलब पहला टॉपिक तो पढ़ लिया, वैसे पहला क्वेश्चन मान लेते हैं इसको। एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र, यहां से हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि कैसे सतत द्रव्यमान का द्रव्यमान केंद्र निकालना पड़ता आता है हमें। एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड। अब एक समान छड़ मैंने बता दे छड़ क्या होती है। एक समान छड़ मतलब ऐसी छड़ जिसके हर जगह का द्रव्यमान बराबर हो। ऐसा ना हो कहीं से छड़ मोटी है, कहीं से पतली है, फिर कहीं से और मोटी है, कहीं से बहुत पतली है, ना, हर जगह से एक जैसी हो। मतलब अगर मैं आपसे यहाँ से पहले ही पूछ लूँ कि बच्चों बताओ मुझे यहाँ उनमें से 3 घनत्व में से कौन सा लगेगा, रेखीय द्रव्यमान घनत्व लगेगा या पृष्ठीय घनत्व लगेगा या आयतन घनत्व, आप कहोगे भैया ये छड़ है और छड़ में तो केवल लंबाई है, इसका कोई क्षेत्रफल नहीं है, कोई आयतन नहीं है, तो इसमें तो हम ऐसा करेंगे, इसमें तो रेखीय द्रव्यमान घनत्व लगा देंगे, लैम्डा लगा देंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, और क्योंकि छड़ एक समान है मतलब वो लैम्डा भी एक समान होगा, ध्यान रखना बस ये बात। और लैम्डा का फॉर्मूला हम सीधा लगा देंगे dm/dl या कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई। ठीक है, आपने कहा ठीक है, अब हमें सिखाओ। मैंने कहा आराम से सीखते हैं, बिल्कुल प्यार से। मैंने कहा बच्चों ये एक छड़ बना देते हैं। देखो समझाने के लिए मुझे थोड़ी सी मोटी छड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत पतली बनाऊंगा तो दिखेगी नहीं। ठीक है, लेकिन ये इतनी मोटी छड़ नहीं है, ध्यान रखेंगे। मैंने कहा इस छड़ की लंबाई L है, कैपिटल L मान लेते हैं, और इस छड़ का द्रव्यमान m है, m,
और हमें कहा गया कि इसका द्रव्यमान केंद्र ढूंढो कि इसका द्रव्यमान केंद्र क्या है। सबसे पहले वही काम जो पिछली वीडियो में सीखा कि मूल बिंदु मानो कहीं ना कहीं कि मूल बिंदु कहाँ है। मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बोला कि ये वाई अक्ष है और इसको बोला बच्चों मैंने कि ये एक्स अक्ष है। मतलब हमारी जो छड़ है वो एक्स अक्ष पे रखी है। किस पे रखी है? एक्स अक्ष पर। कितनी लंबाई की छड़ है? एल लंबाई की। मैंने कहा ये मूल बिंदु है तो ये हमारा 0 0 है। अब बच्चों अगर द्रव्यमान कहीं कहीं रखा होता तो मैं देख लेता यहाँ है तो इसके बिंदु देख लेता, यहाँ है तो इसका बिंदु देख लेता, यहाँ है तो इसका बिंदु देख लेता। अब क्या करूं? ध्यान से सुनना जो बताने वाला हूं। जब भी आपको सतत वितरण दिखाई दे, सतत द्रव्यमान दिखाई दे, जो द्रव्यमान पूरी जगह में फैला हुआ है, तो उसमें कहीं जाके छोटा सा डीएम निकाल लो। आपने कहा चलें कहाँ से? मैंने कहा भाई मूल बिंदु से चलना है हमेशा। कहाँ से चलना है? मूल बिंदु से। मैंने कहा यहाँ से चलो और जहां मन करे वहां जाके एक छोटा सा हिस्सा काट लो। आपने कहा भैया हमने ये छोटा सा हिस्सा काटा। आपने कहा हमने इस छोटे से हिस्से को डीएम कहा कि ये डीएम है। अच्छा ये भी बताना है कि ये हिस्सा जो हमने काटा है ये मूल बिंदु से कितना दूर है। हमने कहा मान लेते हैं एक्स अक्ष की बात हो रही है, मैंने कहा मान लेते हैं ये एक्स दूरी पर है। देखो x का मान यहाँ 0 है, x बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जब यहाँ पहुँचेंगे तो x का मान l हो जाएगा, मतलब x का मान बदल रहा है। अच्छा हम x दूरी पे गए और एक छोटा सा हिस्सा हमने काटा। हमने कहा ये जो छोटा सा हिस्सा है इसको हम dx बोल लेंगे। बच्चों ध्यान रखना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। अगर आप x दूरी पे छोटा सा हिस्सा काटोगे तो उसकी लेंथ को dx कहना। ऐसा नहीं है कि आप चल रहे हो x पे छोटे से हिस्से को dy कह दो, ना ना। अब अगर आपने इसको x बोला तो इसको dx बोलना पड़ेगा। अगर आप इसको y बोलते तो ये dy होता, अगर आप इसको z बोलते तो ये dz होता, अगर ये r मानते तो ये dr होता। भाई जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसके जब छोटे छोटे हिस्से करेंगे तो छोटे छोटे हिस्से भी तो उसी के होंगे। x है तो छोटा सा हिस्सा dx बनेगा, y है तो छोटा सा हिस्सा dy बनेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये छोटा सा हिस्सा dx और इस छोटे से हिस्से का द्रव्यमान हमने माना dm कि ये जो छोटा सा हिस्सा है dm है। ये कॉन्सेप्ट है। बस सबसे पहले मूल बिंदु ढूंढो। मूल बिंदु ढूंढने का मतलब मान लो कहीं भी मान लो, वहां से कहीं दूर जाओ। कितनी दूरी पे? अपने आपकी मर्जी, x पे, y पे, z पे, r पे। छोटा सा हिस्सा निकाल लो जिसको हम dm बोल लेंगे और उसकी चौड़ाई अगर आप x पे गए तो dx मान लो, y पे गए तो dy मान लो, z पे गए तो dz मान लो और सीधा फॉर्मूला लगाओ सेंटर ऑफ मास का, द्रव्यमान केंद्र का। क्या मुझे पता है कि हमारी छड़ x अक्ष पर पड़ी हुई है तो उसका द्रव्यमान केंद्र भी x अक्ष पे होगा। तो मैं कहूंगा कि मैं तो xcm निकाल लूंगा, xcm। मैं ycm नहीं निकाल लूंगा, मुझे पता है छड़ मेरी x अक्ष पे है तो द्रव्यमान केंद्र x अक्ष पे ही होगा, y पे नहीं होगा, z पे नहीं होगा। मतलब मुझे पहले ही पता है कि जो ycm आएगा वो 0 आएगा, zcm आएगा वो 0 आएगा। आपने कहा भैया अगर ये y अक्ष पे होती तो तब x और z 0 होते, y का मान आता। अगर ये z अक्ष पे होती तो x y 0 होते, z का मान आता। x अक्ष पे है तो मैं xcm निकाल लूंगा, ycm और zcm 0 है। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला बताओ xcm का। आपने कहा वो होता है इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। आपने कहा ठीक है बढ़िया, फॉर्मूला भी याद है। दिक्कत शुरू होती है यहाँ के बाद। आप कहोगे भैया यहाँ भी दिक्कत है। मैंने कहा अगर यहाँ तक दिक्कत है तो एक बार दोबारा देखना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप इसको नहीं सीखोगे आगे 11th में भी 12th में भी दिक्कतें आती रहेंगी। ये छोटे हिस्से वाली चीज़ें तोड़नी कि यहाँ जाके इतना हिस्सा तोड़ लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंटीग्रेशन वाली चीज़ें। मैंने कहा अच्छा अब मुझे बताओ ये यहाँ x है और यहाँ dm है, ऐसे तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। या तो यहाँ dx हो या फिर यहाँ m हो, m dm हो या x dx हो। भाई आपको पता है ना इंटीग्रेशन तभी होता है जब जिसके रिस्पेक्ट में करें वही वेरिएबल हो। यहाँ बदल x रहा है और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? m के। या तो इस dm को हटा के dx लाओ या x को हटा के m लाओ कहीं से। आपने कहा चलो करते हैं ये काम। मैंने कहा बच्चों सुनो, एक तो मैं आपको आपकी किताब के हिसाब से करा रहा हूँ, फिर मैं आपको उस कराऊंगा जो मैंने आपको सिखाया। मैंने कहा मुझे बताओ कि पूरी छड़ का द्रव्यमान कितना है। छड़ एक समान है तो यहां लिखते हैं L लंबाई की छड़ का द्रव्यमान, L लंबाई की छड़ का द्रव्यमान। आपने कहा भाई कि ये तो हमने m मानना है,
छोटा m मान लेते हैं, ठीक है, छोटा m। आपने कहा पूरी छड़ का द्रव्यमान कितना m, तो मैंने कहा बताओ एकांक लंबाई का कितना होगा, एकांक मतलब 1, तो मैं एकांक ही लिख देता हूं, अच्छा लगता है लिखा हुआ। एकांक लंबाई का द्रव्यमान। बच्चों मुझे बताओ अगर मुझे एकांक बनाना है तो यहाँ L से भाग करना, अरे भाई किसी चीज को 1 बनाना है मतलब 5 को 1 बनाना तो 5 से भाग कर दो, तो मैं यहाँ L से भाग करूंगा तो 1 बन जाएगा, इधर भी L से भाग करूंगा तो ये बन जाएगा m/L। ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। जो हमने हिस्सा काटा है dx, उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो हमने यहाँ लिखा dx लंबाई का द्रव्यमान, dx लंबाई का द्रव्यमान। आपने कहा भैया एकांक लंबाई का तो m/L है, एकांक का मतलब 1, ध्यान से सुनना, L को 1 बनाना है तो L से भाग करो, इधर L से भाग किया तो इधर भी L से भाग करो। अब मुझे 1 को dx बनाना है तो यहाँ dx से गुना करो, तो यहाँ भी dx से गुना करनी पड़ेगी। जब 1 में dx से गुना करूंगा तभी तो dx लंबाई बनेगी, तो इधर भी dx से गुना करनी पड़ेगी। तो हमने कहा dx लंबाई का द्रव्यमान है m/L dx। और क्या हमने यही मानना है कि dx लंबाई का द्रव्यमान dm है, मतलब ये जो पूरी चीज आई है ये किसके बराबर है, dm के। तो मैंने dm निकाल लिया बच्चों, क्या निकाल लिया, dm। आप कहोगे बढ़िया बात है, अब dm हट के देखो dx आ जाएगा। इसीलिए जो हमारा xcm आएगा, xcm वो बनेगा इंटीग्रेशन, x तो x रहेगा, dm की जगह मैं लिख दूंगा m/L और साथ में लिखेंगे dx। नीचे आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो सीधा लिखो dm का इंटीग्रेशन m। कुल द्रव्यमान कितना है छड़ का, बच्चों क्या छड़ के बहुत सारे हिस्से बनाऊंगा मैं dm, और जब सारों को जोड़ेंगे इंटीग्रेशन करेंगे क्या टोटल द्रव्यमान मिलेगा। आपने कहा हाँ, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो इंटीग्रेशन ऑफ dm, m लिख दो। आपने कहा ठीक है, m कांस्टेंट है, बाहर आ गया, लंबाई भी नहीं बदलेगी, बाहर आ गया, अंदर बचा x dx और नीचे बचा m। ये m से गया m, ये m से गया m, तो बाद में लिख लेंगे। अभी मुझे आपको लिमिट पूछनी है कि लिमिट क्या है। बच्चों लिमिट डालना भी अपने आप में बड़ी बात है, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि लिमिट कितनी डालने, क्या डालने, तो आपको मैं सिखा रहा हूं कि लिमिट किसकी डालनी होती है। लिमिट डालेंगे बच्चों हम x की, इसकी देखो, अब ये मेन चीज है हमारे पास x। अब आप ये ध्यान दो कि x है क्या। आपने कहा भैया जब हमने dm निकाला था ना, वो dm की डिस्टेंस को हमने x बोला, उस dm की दूरी को हमने x बोला। मैंने कहा कहां से, आपने कहा मूल बिंदु से। सारी डिस्टेंस कहां से मापेंगे, मूल बिंदु से। तो मुझे ही बता दो ना, क्या सबसे पहला dm यहीं काटेंगे हम। आपने कहा भाई रोड को छोटे छोटे हिस्से में बांटना है तो सबसे पहली शुरुआत यहीं कर देते हैं और सबसे लास्ट का हिस्सा यहाँ काटेंगे। हमने कहा हाँ। अच्छा मुझे बताओ जब ये हम यहाँ काटा होगा तो क्या यहाँ x का मान 0 रहा होगा। आपने कहा हाँ, क्योंकि मूल बिंदु है। जैसे बढ़ते 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 गए लास्ट में गए तो यहाँ x का मान कितना हो गया l, मतलब मुझे लिमिट इस x की डालनी है जो कि 0 से l होगी, 0 से l होगी। आपने कहा ठीक है, m से m गया तो यहाँ जो xcm आएगा वो आएगा 1/l और आपको पता होगा x का इंटीग्रेशन होता है x की घात 2/2, 0 से कहाँ तक, l तक, 0 से l। तो ये आ गया हमारा xcm। यह आ जाएगा 1/2l, 2 को बाहर ले आया, लिमिट डालेंगे x की जगह l लिखूंगा तो ये बनेगा l का स्क्वायर, माइनस x की जगह 0 रखूंगा तो 0 का स्क्वायर। तो xcm बराबर l²/2l, l से l गया तो हमारा जो xcm आ गया वो आ गया l/2। मतलब जो द्रव्यमान केंद्र है वो l/2 पे स्थित है, x दिशा में, मतलब बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है हमारा द्रव्यमान केंद्र। यहाँ ये पूरा l है तो मान लेते हैं यहाँ l/2 है तो हमारा द्रव्यमान केंद्र यहाँ है। बच्चों ये बात मैंने कल की वीडियो में बताई थी कि जो हमारी एक समान छड़ होती है उसका द्रव्यमान केंद्र उसके बिल्कुल बीच में होता है, उसके ज्यामितीय केंद्र पे होता है। एग्जाम में आपकी 11th क्लास के एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, सिद्ध कीजिए एक समान छड़ का, सर्वत्र सम छड़ का द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र पे स्थित होता है। मतलब आपको ये बताना है कि बिल्कुल बीच में स्थित होता है, मतलब l/2 आएगा। उम्मीद है ये आसान लगा होगा। ये मैंने आपको आपकी किताब के मेथड से सिखाया।
अब मैं आपको बता देता हूं कि जो मैंने आपको लैम्डा बताया था, सिग्मा बताया था, रो बताया था, वो क्या उससे कैसे करेंगे। मैंने कहा उससे सीख लो तो मजा ही आ जाए। आपने कहा सिखाओ। मैंने कहा सुनो, अब हम ये नहीं करेंगे बच्चों वाला काम कि भाई पूरी छड़ का द्रव्यमान इतना है, एकांक छड़ का कितना, एकांक लंबाई का कितना होगा। और बच्चों ये काम हम सिर्फ तब तक कर सकते हैं जब ये चीजें एक समान हो। जैसे ही द्रव्यमान बदलना शुरू होगा, यहाँ ज्यादा है यहाँ कम, फिर ही हमारे बच्चों वाले कॉन्सेप्ट नहीं याद सही रहेंगे कि पूरी लंबाई का द्रव्यमान इतना है तो एकांक का कितना होगा, फिर हमारे ये काम आएगा। मैंने कहा अब मैं बताता हूं जो मेन मेथड है, मतलब जो हमें करना चाहिए। माना छड़ का रेखीय द्रव्यमान घनत्व कितना, रेखीय द्रव्यमान घनत्व क्या होता है, लैम्डा। क्या होता है, लैम्डा। हमने इस छड़ का द्रव्यमान घनत्व कितना मान लिया, लैम्डा। और लैम्डा क्या होता है, सिंस चूंकि लैम्डा बराबर होता है dm बटे dx, पता है ना, छोटा सा द्रव्यमान बटे छोटी सी लंबाई, छोटा सा द्रव्यमान बटे छोटी सी लंबाई। अगर ये dy होता तो आप इसको dm बटे dy लिख देते हैं, और यहां से हम निकाल लेते हैं dm बराबर लैम्डा dx। देखो dm बराबर लैम्डा dx। और मुझे ये भी पता है, और करके लिख रहा हूं कि क्योंकि छड़ एक समान है, ये लैम्डा भी एक समान होगा, तो लैम्डा एक समान होने की वजह से मैं इसको लिख दूंगा कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान कितना है हमारा, स्मॉल m, छोटा m मानना है हमने। कुल द्रव्यमान m बटे कुल लंबाई, तो हम यहां लैम्डा का मान रख देते हैं m बटे कैपिटल L। क्या कर रहा हूं, m बटे कैपिटल L, और यहां आ जाएगा dx। तो देखो dm का मान हमारा m बटे एल dx आ गया, m बटे एल dx आ गया। मेरा मानना ये है कि ऐसे हमें करना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा होगा बच्चों कि छड़ एक समान नहीं होगी, हमारे 11th के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन नीट जेईई मेंस में तो ये सबसे आसान श्रेणी में आते हैं कि वहां लैम्डा का मान कुछ ऐसा दे देंगे जो x के बदलने पे बदल जाएगा। तब मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि लैम्डा एक समान है, तब मैं लैम्डा का मान m बटे एल नहीं रख पाऊंगा, और फिर आगे हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। बताऊंगा कि कैसे करें उनको भी, लेकिन अभी आप ये अपने स्कूल एग्जाम के लिए इसको कर लो। और अगर सिर्फ स्कूल एग्जाम तक देखना चाहते हो तो अभी वीडियो को बंद कर दो, इससे आगे देखने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों क्या हो अगर ये छड़ एक समान ना हो, ठीक है। मैं आज को दूसरी हेडिंग बना रहा हूं, और यहां हम लिख रहे हैं छड़ का द्रव्यमान केंद्र, और वो छड़ अब एक समान नहीं है। क्या करेंगे, अब हमें बच्चों ये दिया जाएगा कि लैम्डा कितना है। बिना लैम्डा के काम नहीं चलेगा। अब वहां लैम्डा में देंगे, बिना लैम्डा दिए हुए हमसे क्वेश्चन करा ही नहीं सकते, और हमें ये बोल देंगे कि जो हमारा लैम्डा है वो कुछ ऐसा है 2x, ऐसा कुछ भी बोल देंगे, उनकी मर्जी है। अलग अलग चीजें, बहुत चीजें, मैं इसको लाखों करोड़ों बना सकता हूं। मैं इसको लिख सकता हूं 2 + x, मैं इसको बना सकता हूं a + b बटे x, मैं इसको ax + b बना सकता हूं, कुछ भी बना सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको, लो थोड़ा सा मुश्किल करके दिखाता हूं मैं आपको। मान लो उन्होंने लैम्डा बोल दिया a + b बटे x², ऐसा बोल दिया। ध्यान दो, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे x बदलेगा लैम्डा बदल जाएगा। a और b दो कांस्टेंट है बच्चों। यहाँ x, चलो मैं इनको, हाँ क्या कोई नंबर ले लें, मैं निकाल लो, नंबर ले लेते हैं। मैंने इसको 3 बोला और इसको मैंने 2 बोल दिया, ऐसा कुछ बोल दिया। या ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा और मुश्किल बना लेते हैं, 3x + 2 बटे x² कर दिया। अब आप ये देखो कि जैसे जैसे x का मान बदलेगा लैम्डा बदलेगा, और लैम्डा इसका मतलब एक समान नहीं रहेगा, तो फिर मैं वो बच्चों वाला मेथड नहीं लगा सकता। अब मैं यहां से करूंगा, देखो क्या, ध्यान से सुनना। और मैं ऐसा कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको कराऊंगा, फिर आप अपने ये मेथड देख लेना कि आपको समझ आया नहीं आया। आपको ये कह दिया गया कि भाई फॉर्मूला तो ये होता है एक्सियम इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm, और लैम्डा ये दे दिया। आपने कहा क्योंकि मुझे पता है कि लैम्डा होता है dm अपॉन dx, तो यहां से dm आ जाएगा लैम्डा dx, और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3x + 2 बटे x², और साथ में आ जाएगा dx, और ये dm का मान यहां रख देंगे हम। आपने कहा ठीक है, xcm बराबर इंटीग्रेशन x का मान, ये x का मान तो x ही रखा जाएगा, और dm का मान ये, dm कितना, 3x + 2 बटे x², और साथ में कितना dx। और नीचे बच्चों क्या है, आप कहोगे भैया नीचे है इंटीग्रेशन dm। अगर हमें छड़ का द्रव्यमान दिया हुआ है
तो मैं तो सीधा लिख दूंगा कि ये कुल द्रव्यमान m है हमारा, कुल द्रव्यमान m है। लेकिन मान लो छड़ के द्रव्यमान की बात नहीं की, तो फिर मैं ये ही करूंगा कि जो इंटीग्रेशन dm है, तो dm की जगह ये लिख दूंगा 3x प्लस 2/x² dx। अगर ये कह दिया पहले ही कि छड़ का द्रव्यमान m है, तो फिर इसको इतना नहीं करने की जरूरत है, सीधा dm को इंटीग्रेशन m लिखेंगे। लेकिन अगर कोई बात ही नहीं कर रहा है तो हम इसको पूरा लिख के सोल्व करना पड़ेगा बच्चों में। अब बात आती है लिमिट्स की कि लिमिट क्या डालने हैं। उसने बोल दिया कि लंबाई मान लो l है, तो 0 से कहाँ तक जाएंगे, l तक। तो हम यहाँ लिमिट डाल लेंगे 0 से l। अच्छा, आसान करने के लिए थोड़ा सा मैं मान लेता हूँ कि इसका द्रव्यमान हमें दिया गया है, तो हम इसको टोटल m लिख लेंगे। और यहाँ से xcm निकालने के लिए अब मैं करूँगा इसका इंटीग्रेशन। x इंटू एक्स बन जाएगा 3x², देखो, प्लस इंटीग्रेशन अलग लिख लो, x से जाएगा x, 2/x आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा dx। लिमिट है 0 से l, 0 से l और नीचे बनना है m। तो यहाँ से बच्चों xcm आ जाएगा 3x² का इंटीग्रेशन होता है x की घात 3/3, 0 से l, 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। 1/x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों, मैं बता दूं आपको, शायद पहले नहीं बताया मैंने, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, 0 से l और बटे में चलेगा m, 3 से गया 3, तो यह आ जाएगा x³ 0 से l 2 log x 0 से l। वैल्यू डाल लो, l x की जगह l डाल लेंगे तो यह जाएगा l³ बटे में m चल रहा है, माइनस x की जगह 0 डाल लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, प्लस 2 log x की जगह l डाल लेंगे और ये जाएगा log 0। log 0 का मान बच्चों 1 होता है, 1। ये थोड़ी ऊपर की चीजें हो गई है, तो इसलिए ध्यान रख लेना कि log 0 का मान 1 है। इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा हमारा जो है xcm। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना जो भी आपका आएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया कि जरूरी नहीं है कि हमेशा लैम्डा कांस्टेंट हो, लैम्डा वेरिएबल भी हो सकता है, तब हमें ये इंटीग्रेशन ऐसा करना पड़ेगा। ये तो थोड़ा भारी वाला इंटीग्रेशन हो गया, इससे भारी भी होते हैं लेकिन इससे आसान भी हमारे जेईई मेंस में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चों अब हम बात करेंगे अर्धवृत्ताकार वलय का द्रव्यमान केंद्र कैसे निकाला जाए। ठीक है, वैसे तो हमारे सिलेबस में 11th क्लास के और जेईई मेंस के सिलेबस में इनके डेरिवेशन नहीं है, हमें इनकी सीधी वैल्यू याद करनी होती है। लेकिन मैं आपको 2 या 3 चीजें करके दिखा देता हूं कि हम द्रव्यमान केंद्र निकाल ले कैसे। एक तो मैंने सिखा दिया आपको रोड वाला, एक और करते हैं, तीसरा बनाते हैं इसको। तीसरा, एक समान अर्धवृत्ताकार, एक समान अर्धवृत्ताकार वलय का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है जी, आपने कहा कि पूरी का क्यों नहीं बता रहे, वलय क्या होते हैं? वलय को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं रिंग, जो चूड़ी टाइप, कड़ा टाइप होती है ऐसे, जिसमें बीच में द्रव्यमान नहीं होता, उसको रिंग बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं वलय। पूरी जो एक समान है, एक समान का मतलब है कि हर जगह द्रव्यमान बराबर है, ऐसा नहीं है कि कहीं से मोटी है कहीं से पतली है, ऐसे। ठीक है, आपने कहा ठीक। मैंने कहा अगर ये पूरी होती, पूरा वृत्त होता, तो उसका द्रव्यमान केंद्र हमेशा इसके केंद्र पे होता है, वो पहले ही याद करना है आपको, निकाल ले क्यों ना। अरे भाई जब हमें पता है, और डेरिवेशन भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट बन सके, वरना आप निकाल के देख लेना, केंद्र पे ही आएगा। अब हमें कहा कि अर्धवृत्ताकार है, ऐसी वलय है, पूरी थी, 1 मिनट पूरा बना लेता हूं, फिर इसको हटाएंगे जिससे थोड़ा अच्छा बन जाए। ठीक है, आपने कहा भैया आपने ये बनाया पूरा वृत्त, थोड़ा ठीक सा बनाने की कोशिश की, और नीचे वाले को मैं हटा रहा हूं, नीचे वाले हिस्से को, ये भी और ये भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, ये आधी चौड़ी है या आधा कड़ा है। इस कड़े की त्रिज्या हमें दी है बच्चों r, ये इसका केंद्र है यहाँ, और हमें ये कहा गया है कि इसकी त्रिज्या r है, इसको मिला देता हूँ, और इसका द्रव्यमान m है, द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है। आपने कहा ठीक है, इसका द्रव्यमान केंद्र निकालना है। ये पूरी होती, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर द्रव्यमान एक तरह से बिखरा हो तो द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल बीच में होता। अगर ये पूरा होता तो ऊपर भी उतना ही द्रव्यमान, नीचे भी उतना द्रव्यमान, इधर भी उतना द्रव्यमान, इधर भी उतना द्रव्यमान, ऐसे करके देख लो, ऊपर भी उतना द्रव्यमान, नीचे भी उतना द्रव्यमान। तो इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र हमेशा केंद्र पे आता।
लेकिन क्योंकि मैंने इसको नीचे से आधा काट दिया तो अब ये द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल केंद्र पर नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान केंद्र हमेशा बड़े द्रव्यमान की तरफ होता है और इधर तो बिल्कुल भी द्रव्यमान नहीं है। इसका मतलब ये द्रव्यमान केंद्र अब ऊपर की तरफ उठेगा। क्या इधर भी भागेगा? आपने कहा कि इधर तो उतना ही द्रव्यमान है जिधर इतना है, इसका मतलब ये रहेगा तो इसी लाइन पे कहीं, क्योंकि बराबर द्रव्यमान है, इधर और इधर बराबर द्रव्यमान है। तो मुझे ये पता चला कि हमारा द्रव्यमान केंद्र इस रेखा पे कहीं होगा। पहले यहां था, यहां, लेकिन अब थोड़ा ऊपर उठ जाएगा क्योंकि नीचे से द्रव्यमान गायब कर दिया। ऊपर से द्रव्यमान गायब कर देता तो द्रव्यमान केंद्र नीचे खिसक जाता। मैंने मान लिया कि यहां होगा, मान लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है। हमने कहा इसका मान निकालना है और मुझे बच्चों ये वाई एक्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वाई एक्स, और ये मुझे दिख रहा है एक्स अक्ष। आपने कहा ठीक है, मतलब द्रव्यमान केंद्र वाई अक्ष पे कहीं होगा और वाई अक्ष पर x का मान तो 0 होता है। तो मैं अब की बार x CM नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे पता है कि जो भी द्रव्यमान केंद्र निकल के आएगा उसका x वाला हिस्सा 0 होगा क्योंकि ये y अक्ष पर है और y अक्ष पे हमेशा x 0 होता है। ध्यान रखना, x अक्ष पे हमेशा y 0 होता है। अब मुझे केवल y CM निकालना है। तो हमने खेल किया यहाँ y CM बराबर, क्योंकि द्रव्यमान ये बिखरा हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सतत द्रव्यमान है और फॉर्मूला बनता है y dm का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन dm। आपने कहा ठीक भैया, ये फॉर्मूला आपको एकदम लगा देना है जब आपको ये पता चल जाए कि द्रव्यमान बिखरा हुआ है, सतत है, बीच में गायब नहीं है। देखो यहां से लेकर लगातार द्रव्यमान है। कोई बचाएगा ना भैया ये द्रव्यमान गायब नहीं हो गया। मैंने कहा भाई यहां से यहां तक देख, यहां तक लगातार द्रव्यमान है। और ये भी बता दो मुझे कि ये द्रव्यमान एक रेखा पे है या क्षेत्रफल पे है। आपने कहा भैया जो कड़ा होता है ना वो एक रेखा के ऊपर होता है, ये सरल रेखा नहीं है। तो कौन सा रेखीय घनत्व मानने? आप कहोगे भैया यहां रेखीय द्रव्यमान घनत्व मानो, रेखा के ऊपर पड़ा हुआ है रेखीय द्रव्यमान घनत्व, जिसको हम लिखते हैं लैम्डा बराबर dm बटे dl। अभी देखेंगे dl क्या है, अभी मुझे नहीं पता कि d क्या आएगा, मुझे देखना पड़ेगा। दूसरी चीज फॉर्मूला लिख दिया, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बदलेंगे नहीं कि कहीं भी जाके, कहां से, मूल बिंदु से। मैंने कहा मान लेते हैं ये हमारा मूल बिंदु है, मान लिया हमने। यहां से जाओ और कहीं जाके छोटा सा हिस्सा dm निकाल लो। मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, यहां पहुंचते हैं, यहां लो, और यहां जाके बच्चों हमने ये छोटा सा dm निकाला। कितना dm निकाला? छोटा सा, और मैंने दोनों को मिला दिया। ऐसा चलो अभी बताता नहीं क्यों मिलाया, बाद में आपसे पूछूंगा कि क्या करें। हमने क्या, सबसे पहला dm यहाँ कटेगा। आपने कहा जी हाँ, सबसे पहला dm यही होगा। dm 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 काटते जाएंगे इसके ऊपर, सबसे लास्ट में dm यहाँ कटेगा, बिल्कुल कटेगा जी। आपने कहा ठीक, मैंने इसको भी थोड़ा सा करके दिखा दिया, इतना मोटा नहीं है ये सिर्फ समझाने के लिए कि हमने ये dm काटा, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए। आपने कहा हमने इस वायर के ऊपर, इस रिंग के ऊपर, इस चूड़ी के ऊपर जाके इतना, भाई ये है पतला सा, ये दिखाने के लिए मैंने मोटा बना दिया। हमने कहा इतनी दूरी पे, कितने कोण पे जाके, मैंने कहा ये कोण है, मान लेते हैं यहाँ थीटा। देखो बच्चों, अब आप मुझे थोड़ा सा, आपको परेशानियां होंगी, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें चीजें सीखनी पड़ेंगी। थोड़ी देर में समझ आएंगी लेकिन आएंगी, ऐसा नहीं है नहीं आएंगी। अब आपके दिमाग में आ सकता है भैया ये थीटा का क्या चक्कर है कि थीटा क्यों जोड़ दिया। मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये थीटा क्यों किया है, थोड़ा सब्र रखेंगे। मैंने कहा यहाँ डाके dm निकाला, मैं थोड़ा सा पतला बना ही देता हूँ। कभी आप सोचो कि इतना मोटा वायर तो है क्या, ये नहीं, इतना मोटा वायर नहीं है, ठीक है। हमने कहा ये इतना पतला छोटा सा हमने निकाल लिया। अच्छा जी, छोटा सा मान लेते हैं ये dx है, तो ये बन जाएगा dm बटे dx। मैं अपनी मर्जी से मान लिया। अच्छा ये दूरी कितनी है? आपने कहा भैया ये इसकी त्रिज्या ही है, तो ये r है, ठीक है। मैंने कहा हाँ। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे ये YCM निकालना है भाई। क्या निकालना है? YCM। देखो अब चीजें इंपॉर्टेंट है। हम वहां y को क्या बोलते थे? आप कहते थे कि y ना, जो हमने dm निकाला है, ध्यान से सुनना, उसका y घटक है। ये y इस dm का y घटक है। ये dm यहां से कितना ऊपर है, इसी को तो हम y बोल रहे हैं, मतलब ये हमारा y है।
आपको कि भैया क्या ये मूल बिंदु से नहीं मापना? मैंने कहा हाँ मापना है, लेकिन ये केवल y दिशा में होना चाहिए, और अगर मैं ऐसे माप दूंगा तो ये y दिशा में नहीं होगा, तो मुझे यहां से ऐसे मापना पड़ेगा। माप हम मूल बिंदु से रही है, लेकिन थोड़ा दूर जाके जिससे हम उसको सीधा y दिशा में माप पाए, मतलब ये जो दूरी है ये y है हमारी। जैसे ही हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि y क्या होता है, x क्या होता है, हमें इनको करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आपने कहा भैया अब समझ आ गया कि ये y क्या है, ये y इस dm का y घटक है। आपने कहा भैया x क्यों नहीं निकाल रहे हम? क्योंकि मुझे पता है कि हमारा द्रव्यमान केंद्र इसी रेखा पे है, और द्रव्यमान केंद्र y एक्स पे होने की वजह से x का मान 0 आएगा, इसलिए मुझे एक्सियम निकालने की जरूरत नहीं है। एक्सियम नहीं निकाल लूंगा तो मैं x की बात क्यों करूंगा, वरना फिर मैं ऐसे करता कि ये x है, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि मेरा द्रव्यमान केंद्र यहाँ आएगा कहीं, मुझे पता है। आपको पता है ना, क्योंकि इसकी इधर और इधर द्रव्यमान बराबर है। द्रव्यमान बराबर होने पे सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल बीच में होता है, मतलब इसी रेखा पे कहीं है। अगर नीचे 20 का होता तो ये भी बिल्कुल बीच में यहाँ आता, क्योंकि नीचे का द्रव्यमान गायब हो गया तो इसको ऊपर भागना पड़ा। आपने कहा y। अब मुझे बच्चों इस dm को, dm कितना आ रहा है, dm यहाँ से dm आएगा लैम्डा dx। आपने कहा ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस y या इस dm को y के साथ लेके आऊं, लेकिन बच्चों एक बात सुनो आप ध्यान से। अब ये चीजें थोड़ी आपको माननी पड़ेंगी मेरी बात। हो सकता है आपके मन में द्वंद चले कि यार ये ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे होना चाहिए था। हाँ वे सोचना आप खुद से, लेकिन जो सही तरीके मैं आपको बता रहा हूं। एक काम करते हैं, मुझे एक बात बताओ ना, सबसे पहला dx में यहाँ dm यहाँ निकाल लूंगा, सबसे छोटा dm। जब कोण कितना है 0, फिर मैं dm बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, थीटा बढ़ता गया, और ऐसे जाऊंगा, सबसे लास्ट का dm यहाँ आएगा। इसका मतलब ये थीटा 0 से लेके यहाँ थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, और यहाँ थीटा का मान कितना है 180 डिग्री। आपने कहा हाँ बढ़िया बात है। तो इसका मतलब मैं सारा खेल ये थीटा में करना चाहता हूं, मैं यहाँ dm की जगह d थीटा लाना चाहता हूं, और y को हटा के भी कुछ थीटा वाली चीजें लाऊंगा जिससे मैं लिमिट थीटा की रख सकूं। देखो अगर मैं dm को हटा के dx लाऊं, अब मुझे पता ही नहीं है कि x है कहां, क्योंकि भाई ये dx मैंने बोला तो है कि ये dx है, लेकिन यहां से तो ये सारे r डिस्टेंस पे हैं, इसमें तो मतलब x आ ही रहा कहीं, इसलिए मैं चाहूंगा कि ये y हटा के मैं थीटा के टर्म में कुछ लाऊं, मैं dm को हटा के थीटा के टर्म में लाऊं। तो सबसे पहले मैंने ये काम किया कि मैंने एक छोटा वाला त्रिभुज देखा, ये वाला देखो, और मुझे पता है कि मुझे y हटाना है, तो मैंने क्या किया, इस त्रिभुज में, इसका नाम देते हैं कुछ o a, ये o a b, ये नहीं a है, ये है त्रिभुज o a b में। आपने कहा ठीक है, मुझे क्या निकालना है y क्या है, इसका लंब है, y बटे, मुझे पता क्या है इसका, ये पता है मुझे कर्ण कितना है इसका r, ये इसका r है कर्ण। तो मुझे बताओ लंब बटे कर्ण क्या होता है? आपने कहा लंब बटे कर्ण होता है भैया साइन थीटा, तो y का मान आ गया यहाँ से r साइन थीटा, मतलब यहाँ अब थीटा आ गया और मैं चाहता था थीटा आ जाए। अब दिक्कत ये है कि dm है और dm को हटा के मुझे थीटा लाना है। हाँ dm को हटा के मैंने लैम्डा dx तो ले आया, लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं ये करूं, सुनना ध्यान से, कि मैं इसको यहां मिला दूं, तो मुझे एक बात बताओ ना, जैसे मैं ये कहता था x दूरी पे जाके मैंने छोटा सा हिस्सा निकाला dx, तो मैं ये कह दूंगा ना कि थीटा के जाके हमने छोटा सा हिस्सा निकाला जिसका एंगल d थीटा है। अब आई बात मजे की कि x पे जाके छोटा सा हिस्सा निकालते थे dx, तो अब मैंने क्या किया, थीटा के कोण पे जाके छोटा सा हिस्सा निकाल लिया d थीटा का। और बच्चों में इसको यहां बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये है हमारा d थीटा, त्रिज्या हमारी r, और ये जो हिस्सा है इसको हमने dx माना था नहीं। तो यहां से बच्चों हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, पता है ना? आपने कहा पता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण है बच्चों d थीटा, चाप हमारा है dx, त्रिज्या हमारी r है, तो यहां से dx का मान आ जाएगा r d थीटा। dx का मान क्या आ गया, r d थीटा। और जैसे ही ये dx का मान यहाँ डाल लूंगा तो हमारा जो, इसको ना बीच में लिख लेना, बीच में dm आ जाएगा हमारा लैम्डा, dx की जगह आएगा r d थीटा। क्या आ जाएगा, dm बराबर लैम्डा r d थीटा। तो यहां हम दोनों मान डाल देंगे, अतः YCM जो आएगा हमारा वो आएगा इंटीग्रेशन y का मान r साइन थीटा। हाँ जी,
डीएम का मान है लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा अपॉन क्या है, इंटीग्रेशन डीएम, पूरी रिंग का द्रव्यमान हमने मान लिया एम दे रखा है, तो ये वाई सी एम जो हमारा आएगा, देखना ध्यान से, आर इंटू आर स्क्वायर, त्रिज्या नहीं बदलेगी, बाहर निकाल लेंगे। लैम्डा नियतांक देखो एक समान बोल रहा है, इसका मतलब लैम्डा क्या होगा, एक समान नहीं बदलेगा, बाहर निकाल लिया। अंदर बचा बच्चों साइन थीटा, आपने कहा ठीक, इंटू डी थीटा, और नीचे बचा एम। लिमिट डाल लेंगे, लिमिट कहाँ से, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 180, और ऐसा भी हो सकता है कि हमें 180 की जगह पाई लिख लें, पाई, ठीक है, पाई क्या होता है, पाई रेडियन। आपने कहा ठीक। मुझे एक बात बता दो ना कि आर स्क्वायर बटे एम, ये लैम्डा क्या होता है, आप कहोगे लैम्डा एक समान है, तो इसलिए हम वो चीज लगा देंगे यहाँ, कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई, कुल द्रव्यमान m है और कुल लंबाई बच्चों टोटल होता तो ये 2 पाई आर होता, ये कुल आधी लंबाई है तो ये बनेगी पाई आर। आपने कहा हाँ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कोस थीटा, लिमिट रखी जाएगी 0 से 0 रेडियन से पाई रेडियन, 180 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा वाई सी एम निकल के आएगा वो आ जाएगा, आर से गया आर, एम से गया एम, तो ऊपर बचा आर, नीचे बचा पाई, बाहर आ जाएगा माइनस कोस थीटा की जगह रखेंगे बच्चों पाई, बीच में आता है माइनस, और यह आ जाएगा कोस 0। मुझे एक बात बता दो आप, क्या आपको पता है कि कोस 180 का मान -1 होता है? नहीं पता है तो बच्चों याद करना पड़ेगा, -1। कोस 0 का मान होता है 1, बीच में माइनस है तो -1 -2, और माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 2r बाई पाई। इसका मतलब जो हमारा द्रव्यमान केंद्र है वो इस मूल बिंदु से यहां से कितने ऊपर है, आप कहोगे 2r बटे पाई ऊपर है। x का मान यहाँ 0 है और y का मान यहाँ 2r बटे पाई है। बच्चों आपको डेरिवेशन समझ आया या नहीं आया? वैसे मैंने कोशिश किया बहुत आराम से समझाने की, लेकिन आपको ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट याद रखना है कि भाई जो अर्धवलय होता है, जो आधी रिंग होती है, उसका द्रव्यमान केंद्र 2r बटे पाई ऊंचाई पे होता है केंद्र से, जिस तरफ द्रव्यमान होगा। अगर इसको पलट के मैं नीचे की तरफ कर दूं तो ये द्रव्यमान केंद्र नीचे की तरफ आ जाएगा, कितना, 2r बटे पाई। आपने कहा ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा तीसरा टॉपिक था बच्चों, मतलब तीसरा सवाल कह लो। आगे बढ़ते हैं और वलय से जुड़ा हुआ ही एक और करेंगे हम, ठीक है, और फिर वीडियो खत्म करेंगे, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी भैया। इसको बनाएंगे चौथा क्वेश्चन। बच्चों अब ये तो अर्धवलय थी, मतलब आधी वलय थी। पूरी वलय का कहाँ होता है, केंद्र पे होता है। आधी वलय का कहाँ होता है, आपने कहा आधी वलय का 2r बटे पाई, 2r बटे पाई पे होता है जिस तरफ वलय है। अब वलय तो इसके आधी की भी आधी कर दे या कोई हिस्सा कर दे, तब कैसे करें? तो अब हम एक ऐसा हिस्सा कर लेते हैं जिससे हम कुछ भी कर पाए। कैसी भी वलय, इतनी सी वलय दे, इतनी बड़ी वलय, इतनी बड़ी वलय, कैसी भी दे दे, पूरी वलय दे दे, तो हम कैसे निकाल लेंगे? मैंने कहा ऐसा करते हैं कि मैं ना इस वलय का एक हिस्सा, उस चूड़ी का एक हिस्सा निकाल लेता हूं ऐसे, ठीक है। और हमने कहा कि मान लेते हैं ये x अक्ष है हमारा, क्या है ये, x अक्ष, ध्यान से सुनना। और हमने कहा ये हमारा y अक्ष है। आपने कहा ठीक। अब पहले पता होता कि ये पूरी वलय है तो मैं कहता इसके केंद्र पे, ये केंद्र है, केंद्र मूल बिंदु पे है, तो हमने 0 0 मान लिया। हमने कहा मान लेते हैं ये ऊपर का कोण भी थीटा है और नीचे का कोण भी थीटा है, तो ये टोटल कोण 2 थीटा है, तो हम ऊपर भी थीटा लिख लेता हूँ और नीचे भी थीटा लिख लेता हूँ। मापेंगे कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, ऊपर थीटा नीचे भी थीटा। आपने कहा ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अगर ये पूरी वलय होती तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होता, द्रव्यमान केंद्र। आधी होती तो मुझे पता है कि ऊपर की तरफ खिसक जाती है, कितना, 2r बटे पाई, जो भी हमने किया। लेकिन अब की बार मुझे ये पता ही नहीं है, ये मुझे पता ही नहीं है कि ये है कितनी। मुझे तो बस इतना पता है कि इसका जो कोण है वो टोटल कोण 2 थीटा है। बच्चों ध्यान रखना, टोटल कोण मैंने थीटा नहीं मानना, 2 थीटा मानना है। ऊपर की तरफ भी थीटा, नीचे की तरफ भी थीटा। कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई इस लाइन के ऊपर देखो, इस लाइन के, बच्चों बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना।
जितना द्रव्यमान ऊपर है। अच्छा ये द्रव्यमान नहीं है, कभी तुम ये सोचो कि ये द्रव्यमान है, नहीं, ये चूड़ी का सिर्फ इतना हिस्सा है, तो बस मैंने दिखाया है जोड़ के इसको, ये चूड़ी का हिस्सा नहीं है, ये जो डॉटेड लाइन है ये चूड़ी का हिस्सा नहीं है, कड़े का हिस्सा नहीं, कड़ा बस इतना है। मैंने कहा ठीक, देखो इस लाइन के ऊपर जितना द्रव्यमान है उतना ही नीचे है, मतलब द्रव्यमान केंद्र इसी लाइन पे कहीं होगा, मतलब एक्स अक्ष पे होगा। तो जैसे ही मुझे पता चला एक्स अक्ष पे है, तो मैं वाई अक्ष को क्यों निकाल लूंगा, वाई सी एम क्यों निकाल लूंगा मैं, वाई सी एम तो 0 आएगा। मुझे पता है कि द्रव्यमान केंद्र कहीं इसी रेखा पे होगा, मुझे नहीं पता कहाँ है, हमें वो निकालना है। आपने कहा ठीक है, कैसे निकाल लें? जब आपको ये पता चल गया कि एक्स सी एम निकालना है, तो लिखते क्यों नहीं एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। आपने कहा हाँ बढ़िया बात है, क्या करें भाई, ये x क्या होता है, इस dm का x निर्देशांक। आपने कहा कि भाई सबसे पहले ना एक काम करो, इसके ऊपर छोटे छोटे हिस्से बना लो, कितने, एक बनाना है बस। मैंने कहा ये है वो छोटा सा हिस्सा, कितना है ये, आपने कहा भैया ये dm है, और हमने मान लिया कि ये जो लेंथ है ये dx है, मान लेते हैं अपनी मर्जी से, कितनी है ये dx है। आपने क्या किया, अब इसको हटा रहा हूं थोड़ा सा, आपने इसको यहां मिलाया, ऐसा कर लेते हैं, यहां से बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये इतना मोटा नहीं हिस्सा है, कभी आप सोचो, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने मोटा बनाया। इसके ऊपर वाले हिस्से को भी मिला देते हैं। आपने कहा ठीक है। हमने कहा ये कितने कोण पे जाके है, आपने कहा हमने थीटा कोण पे जाके, जैसे हम x दूरी पे जाके dx काटते थे, ऐसे ही मैं थीटा कोण पे जाके इसको d थीटा काट रहा हूं। आपने कहा बढ़िया बात है भैया, अब हमें समझने आने लगा कि भाई थीटा कोण पे जाओ और डी थीटा हिस्सा निकाल लो। ये हिस्सा कितना है dx, हाँ द्रव्यमान कितना है इसका dm, कितने कोण पे है d थीटा। मुझे बताओ ये xcm क्या है। आपने कहा कि ये जो xcm है ना, ये इस dm का x घटक है। क्या है, x घटक, मतलब ये dm, बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये xy क्या होते हैं, ये x इस dm का x घटक है, मतलब ये dm मूल बिंदु से x में कितना दूर है। तो हमने कहा ऐसा करो ना कि ये जो ऐसे डाल दो। हमने कहा ठीक है। अगर इसको देखो तो ये तो y बनता, लेकिन मुझे तो जरूरत अब x की है, तो मैं कहूँगा ये है हमारा x। हाँ, अगर मैं y की बात करता तो मैं इसको लेता, ये y घटक बनता, लेकिन मुझे x घटक की जरूरत है तो मैं x लूंगा, x दिशा में लूंगा, मतलब ये x है, ये यहाँ से यहाँ, और त्रिज्या कितनी है r। आपने कहा ठीक है, कोण कितना है थीटा, मुझे निकालना है x बटे, इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में ये जो है ये आधार है, ये कर्ण है, x बटे r, आधार बटे कर्ण होता है बच्चों कोस थीटा, तो x का मान आ गया हमारा r कोस थीटा। आपने कहा ठीक है, हमें समझ आ गया। अब इस x की जगह में r कोस थीटा लिख दूंगा, लेकिन बच्चों फिर वही दिक्कत है कि यहाँ dm है, यहाँ थीटा है, तो dm को हटा के d थीटा लाना है। तो हमने कहा इस छोटे से हिस्से को देखो, छोटा सा हिस्सा हमें क्या कहता है, छोटा सा हिस्सा कहता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है d थीटा, चाप कितना है dx। आपने कहा ठीक है, त्रिज्या कितनी है r, तो यहां से d थीटा कितना आ गया dx बटे r। लेकिन मुझे तो किसको हटाना है, dm को हटाना है। तो मैंने कहा अच्छा पहले एक काम कर लो, ये द्रव्यमान रेखा पे बिखरा हुआ है, हाँ, तो हमने लैम्डा माना, रेखीय द्रव्यमान घनत्व, और वो होता है dm बटे dx। तो यहां से जो dm आएगा वो आएगा लैम्डा dx। देखो dm हटके dx आ जाएगा, और dx हटके d थीटा आ जाएगा। dx का मान कितना आएगा यहाँ से, तो यहाँ से dx का मान आएगा r d थीटा, और मैं यहाँ रख दूंगा तो dm आ जाएगा हमारा लैम्डा, dx की जगह r d थीटा। आपने कहा अब हमें बिल्कुल समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। x का मान रखो, x का, आपने कहा x का मान है r कोस थीटा, dm का मान है लैम्डा r d थीटा अपॉन इंटीग्रेशन dm, कुल द्रव्यमान आ जाएगा m मान लिया, r इंटू r स्क्वायर कॉमन आ गया बाहर, इसको मैं हटा दूं। अब भाई लैम्डा भी चेंज नहीं होगा, एक समान मान रखा है, अंदर बचा कोस थीटा d थीटा, और ये आ गया m। पहली बात तो मुझे बताओ कि ये लैम्डा क्या होगा, लैम्डा एक समान है, इसलिए हम लिखेंगे कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई। कुल द्रव्यमान कितना, आपने कहा कुल द्रव्यमान m है, कुल लंबाई, भाई कुल लंबाई कितनी होगी ये, आप कहोगे ये कुल लंबाई का मतलब है पूरा चाप,
कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। पूरा चाप कितना, पूरा कोण कितना है, आपने कहा 2 थीटा, ऊपर भी थीटा था नीचे भी, तो पूरा कोण कितना है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण है 2 थीटा, चाप मुझे निकालना है, मतलब जो हमने लंबाई मान ली, मान लो ये पूरी लंबाई l है, और बटे त्रिज्या कितनी r, तो यहां से l आ जाएगा r2 थीटा। कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई कितनी है, r इंटू 2 थीटा। m से गया m, r से गया r, यहां बचा r और नीचे बचा 2 थीटा। लेकिन अभी तो ये का सोल्व करना है। कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन थीटा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना, साइन थीटा। अब डालते हैं लिमिट, लिमिट किसकी डाल लेंगे, आप कहोगे भैया लिमिट डाल लेंगे थीटा की, और सबसे पहला जो डीएम बनेगा वो यहां बनेगा, सबसे पहला डीएम यहां बनेगा। अच्छा, सबसे लास्ट का डीएम यहां बनेगा। ये तो आपको समझ आ रहे होंगे अब जा कि भाई कोने से शुरू करके कोने पे पहुंच जाओ। अच्छा बच्चों मुझे बताओ कि जब यहां काटा होगा तो कोण कितना रहा होगा, कोण कहां से मापना है, इस एक्स अक्ष से, सारा मूल बिंदु से काम करना है। आपको पता है नीचे की तरफ कोण था, ऊपर की तरफ कोण कितना था, थीटा, नीचे भी कोण कितना था, थीटा। लेकिन कोण तो हम हमेशा ऐसे मापते हैं, ये ऐसे है, तो इसका मतलब जब यहां आया होगा तो ये कोण माइनस थीटा रहा होगा। ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कोण हमेशा ऐसे मापते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन ये कोण ऐसे आ रहा है तो ये कोण माइनस लिया जाएगा, यहां कोण माइनस थीटा रहा होगा। और जब हम यहां ऊपर जाएंगे तो यहां से ये वाला कोण थीटा, और ये सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको लिखा जाएगा प्लस थीटा। माइनस थीटा से प्लस थीटा, आपने कहा साइन थीटा, आपने कहा थीटा, बीच में आता है माइनस, साइन थीटा की जगह माइनस थीटा, आपने कहा ठीक, माइनस बाहर निकल के इसको प्लस कर देगा, r अपॉन 2 थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 2 साइन थीटा, और 2 से गया 2, तो जो हमारा एक्सीएम आएगा, एक्सीएम वह जाएगा r साइन थीटा बटे थीटा। ये है बच्चों फॉर्मूला हमारा। अब इसकी सहायता से आपको कैसा भी वलय दे दे, छोटा सा दे दे, पूरा दे दे, आधा दे दे, 1/4 दे दे, कर लेंगे। बच्चों ध्यान रखना कि ये थीटा आपको हमेशा रेडियन में डालना है। मान लो अगर ये कह देना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री नहीं डाल लेंगे, आप इसको π/6 लिखेंगे। थीटा हमेशा किस में डालना है, रेडियन में। बच्चों वैसे तो पूरा जाता है, एक बार मैं बता देता हूं, अगर ये पूरा रिंग होता, पूरा हिस्सा, तो मुझे बताना पूरा हिस्सा कितना होगा। तो आप कहोगे कि पूरा हिस्सा, बच्चों ध्यान से देखो, ये जो हमने वलय ली है, इस वलय का पूरा कोण 2 थीटा है, मतलब जितना हिस्सा लिया है हमने, सॉरी 1 मिनट, ये जो हिस्सा लिया है इसका पूरा कोण 2 थीटा है, थीटा नहीं है, ध्यान ये रखना। और हमेशा हम इस कोण को समद्विभाजित करेंगे, मतलब बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कोण 2 हिस्सों में बट जाए। अब मुझे बताओ जब ये पूरी वलय होगी तो पूरा कोण कितना होगा, 360, मतलब 2 पाई। तो हम क्या करेंगे, हम एक रेखा खींच देंगे जिससे ये 2 कोण बन जाए, ऊपर भी पाई बन जाए, नीचे भी, मतलब पूरा कोण 2 थीटा कितने के बराबर है, 2 पाई के। तो 2 से 2 गया तो थीटा का मान यहाँ पाई डाला जाएगा, तो यह आ जाएगा एक्सीएम बराबर r साइन थीटा का मान कितना डाल लेंगे, पाई, और बटे पाई, साइन 180 का मान 0 होता है, तो इसका मतलब हमारा द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल केंद्र पे है, क्योंकि x का मान 0 आ गया है, y पहले से ही 0 है, y तो पहले ही 0 है। अगर मैं कहूँ ये आधी होती, आधी करके देखते हैं, आधी वाले का मतलब है कि ये कोण होगा 180 डिग्री। पूरा कोण कितना मानते हैं हम, पूरा कोण हम मान रहे हैं 2 थीटा, देखो ध्यान से 2 थीटा, और यहाँ पूरा कोण कितना है, पाई, तो थीटा का मान आ जाएगा π/2। जैसे ही मैं यहाँ रखूंगा एक्सीएम, आप लिखोगे r साइन π/2 बटे π/2, थीटा का मान रेडियन में रखना है। साइन 90 का मान होता है 1, तो यह आ जाएगा 2 घूम के ऊपर 2r/π, यही आंसर आया था हमारा। अच्छा अगर उसने ये बोल दिया कि 1/4 हिस्सा करो, तो आप कहोगे 1/4 हिस्सा होता है π/2, पूरा हिस्सा 360, उसका आधा 180, उसका भी आधा 90 मतलब π/2, और पूरा कौन होता है 2 थीटा, तो 2 थीटा का मान बच्चों यहाँ π/2 है। हमने यहाँ फिर ऐसे करेंगे, ऐसे रेखा जो बिल्कुल आधा आधा कर दे, ऊपर भी π/4 नीचे भी π/4, देखो थीटा, ऊपर भी थीटा नीचे भी थीटा, इस रेखा के ऊपर π/4 नीचे π/4, तो थीटा का मान आ गया π/4। जैसे ही आप यहाँ रखोगे π/4, साइन π/4 मतलब साइन 45 का मान होता है 1/√2, और नीचे आ जाएगा π/4, तो 4 जाएगा ऊपर घूम के 4r/√2 पाई,
रूट 2 से गुणा कर लो, रूट 2 से भाग कर लो, रूट 2 हो जाएगा, 2 से 4 जाएगा, 2√2 आर बटे पाई। अब आप इस फॉर्मूला की हेल्प से आर साइन थीटा बटे थीटा, जहाँ थीटा किस में रखना है, रेडियन में, आपको वो कोई सा भी क्वेश्चन दे दे वलय वाला, हर जगह नहीं लगे, कभी आप इसको प्लेट में भी लगा दो, आप इसको गोले में भी लगा दो, ये सिर्फ वलय के लिए है। ठीक है, आज के वीडियो में बच्चों इतना ही रखेंगे। बच्चों अगली जो 2 वीडियो में कराऊंगा आपको, मैं आपके 11th के सिलेबस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और सही बताऊं तो जेई मेंस एडवांस पे भी उनके डेरिवेशन नहीं है, हमें उनकी सिर्फ वैल्यू याद करनी होती है। जैसे आपको याद करना कि वलय पूरी वलय है तो केंद्र पे होगा बिल्कुल, बीच में आधी है तो 2r बटे पाई पे होगा, 1/4 हिस्सा है तो 2√2 r बटे पाई पे होगा। अगली 2 वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही डेरिवेशन आपको कराऊंगा। नॉलेज के लिए आप देखना चाहेंगे देख लेना, वरना सिर्फ उनको याद कर लेने से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, धन्यवाद।